हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात करने की मेरी आदत नहीं रही। कुछ ऐसे ही एटीट्यूड वाले और कुछ ऐसे ही लाइफ स्टाइल वाले बहराइच कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, जो कि नौजवान जिलाध्यक्ष, जिनके जिलाध्यक्ष बनने से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि सोशल मीडिया पर या अखबारों में आप चर्चा में नहीं रहे। आज हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में स्वागत है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई शिवेंद्र सिंह जी का। धन्यवाद। शिवेंद्र सिंह जी, जब से आप जिलाध्यक्ष बने, फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से आपका विरोध भी खूब हुआ, आपकी अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा, और आपको प्रशंसा भी मिली दूसरी पार्टी के लोगों के द्वारा। कैसे देखते हैं आप इसको? इस विषय पे बस एक बात कहना चाहूंगा भैया कि आप जब देश आजाद हुआ, देश आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का ही परचम लहराता था, और मुझे लगता है हिंदुस्तान की 80% जनता कांग्रेस को पसंद करती थी। आप भी जानते होंगे और हम लोगों के पूर्वज भी अक्सर बताते रहते थे, इस हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पूर्वज जरूर कांग्रेसी रहे होंगे। हो सकता है कि आज की जनरेशन के 1995 के बाद के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जानते हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनसे कभी भी बात करिए तो वो जरूर बताएंगे कि हमारे बाबा कांग्रेस में थे, हमारे दादा कांग्रेस में थे, नाना थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो ये हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हर व्यक्ति कांग्रेस परिवार से जुड़ा रहा है। तो आप कह रहे हैं विरोध और सपोर्ट, जिन्होंने विरोध किया वो भी मेरे अपने ही थे। उन्होंने क्यों विरोध किया मैं आज तक समझ नहीं पाया, क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने मुझे कांग्रेस की राह दिखाई, और आज वो मेरा ही विरोध करने चले आए। दूसरी बात, आपने कहा कि दूसरी पार्टियों के लोग, आखिर थे तो उनके भी पूर्वज कांग्रेसी। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को समझ करके या हमारे व्यवहार को समझ करके और कांग्रेस पार्टी से हमारे राहुल जी का जो इस समय विजन है उसको देख करके वो जुड़ना चाहे होंगे, पुराने टीम से नहीं जुड़ पा रहे होंगे, तो इसलिए तारीफ हुई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सकारात्मक बात आपने बताई। आपने कोई किसी पे कोई दोषारोपण नहीं किया। अन्य पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसमें कहा जाता है कि हम नौजवानों को तरजीह देते हैं, नौजवान को हम वरीयता देते हैं। पर आपको जिलाध्यक्ष बना के, अभी बहुत कम उम्र है आपकी जी, आपको जिलाध्यक्ष बना के कांग्रेस ने मेरे हिसाब से एक उदाहरण रखा है लोगों के सामने कि हम नौजवान आदमी को भी कमान सौंप सकते हैं। नौजवान आदमी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो आपके सीनियर्स हैं, जी। आप उनसे कैसे काम निकलवाएंगे। तो आपका इस बारे में क्या प्लान है? नहीं, मैं आपको इस पे एक बात बताता हूँ कि एक अभी लगभग 1 महीना पहले हमारे लखनऊ कार्यालय में एक मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में हमारे जो प्रभारी गण थे और जिनको अपने कमेटी में मैंने सदस्य बनाया है, उनको वहां ले जाना था, शपथ ग्रहण समारोह टाइप का प्रोग्राम था। लगभग 47-48 तो गए हुए थे। हुआ क्या कि हमारे बहराइच की वहां पे मीटिंग शुरू होनी थी 10 बजे सुबह। हम लोग पहुंचे 10:30 बजे। तो वहां के स्टाफ ने या वहां के लोगों ने, नेताओं ने हमारा नंबर सबसे आखिरी में कर दिया कि 6 बजे 5 बजे के आसपास आपका नंबर आएगा। अब वहां पे लोग खड़े थे, खड़े 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 खड़े, जितने भी नौजवान लड़के थे जिनको मैंने पदाधिकारी बनाया था, वो सब घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और जो थोड़े बुजुर्ग थे वो बोर हो गए, परेशान हो गए, धूप में, गर्मी में। तो वहां पे एक चाचा जी हैं, वो हमारे साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हम लोग के साथ गए थे। तो हमें किनारे बुलाए, कहे बेटा आओ चाय पिलाता हूँ। तो हम कह जाते हैं चलिए। चाय मुझे बहुत पीने का शौक नहीं है, लेकिन जब कोई कहता है तो मैं सोचता हूँ कि चलो मना इसी नहीं बहाने कर कोई बात। तो जब मैं चाय पीने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि बेटा कभी तुमने इस पूरी मीटिंग में एक चीज गौर किया? मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, हम लोगों की मीटिंग में कुछ गौर किया? तो हमने कहा कि क्या चाचा? तो हम समझ नहीं पाए कि कह क्या रहे हैं। हमने कहा बताइए चाचा, क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं? तो कहे जितने नौजवान आए एक भी थका नहीं है, सुबह से खड़े हैं सब, इधर चल रहे हैं उधर चल रहे, थके नहीं। लेकिन जितने बुजुर्ग आए हैं वो थक गए,
सब बेचैन है, परेशान है जाने के लिए कि कहाँ फंस गए, देर हो रही है, ये हो रही है। तो नेतृत्व ने तुमको इसीलिए बनाया है क्योंकि तुमको दौड़ना है। कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो पे जा चुकी है। तो जीरो पे जा चुकी है तो उसको अनुभव की तो जरूरत है, लेकिन दौड़ के कैच करने की भी लोगों को जरूरत है। इसलिए आपको बनाया गया है। बस 75-80 साल के चाचा थे, उन्होंने मुझे ये बात समझाई, तो मुझे समझ में आया कि ये बात तो सही है। अभी मैं कहीं बैठा था, यहाँ से 40-30 किलोमीटर 28-30 किलोमीटर दूर रहा होगा, भैया फोन आया कि यहाँ आना है, मैं यहाँ आ गया। आप बताइए कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कि जो जिनकी उम्र 60 वर्ष के से ज्यादा हो या 65 वर्ष से ज्यादा हो या 70 वर्ष से ज्यादा हो, तो उनको अगर आप कहेंगे तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि वो आ सकते हैं। नहीं आ सकते। और हो सकता है टाल भी दें कि भैया कल का रखो, आज थक गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है। और रही बात काम लेने की, तो मैं अपने बुजुर्गों से, अपने जो बड़े हैं उनसे मैं कभी काम नहीं लेता हूं, मैं आशीर्वाद लेता हूं। मैं अपने जितने भी सीनियर नेता लीडर हमारे बहराइच में कांग्रेस के हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेता हूं और कहता हूं कि आप अपना अनुभव बताइए। कई सीनियर नेताओं ने भी आपका विरोध किया है। हाँ, कह सकते हैं कई सारे सीनियर नेताओं ने मेरा विरोध किया। कई सारे नहीं, एक दो लोगों ने निजी स्वार्थ के कारण विरोध किया, क्योंकि उनको भी जिला अध्यक्ष बनना था। और मैं इसमें भैया मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, पार्टी ने मुझे अगर जिला अध्यक्ष बनाया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर पार्टी ने गलत बनाया, सही बनाया, अगर आपके मैं एक पल के लिए कह देता हूं कि जिला अध्यक्ष मुझे गलत बना दिया, तो अगर मुझे तुरंत पार्टी बना के हटा देती है तो मेरा तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से अगर मुझे बनाया है तो मेरा काम तो देखिए। आप कम से कम 1 साल का समय दीजिए, फिर आप संगठन को देखिए कि हमने संगठन बनाया क्या है, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, फिर आप बताएंगे। आप सोशल मीडिया पे या लोगों से सुनते होंगे, मैं भी अभी, आपने थोड़ी देर पहले मेरी आपकी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं भी भैया आपको एक सच बात बताऊं कि इस पूरे बहराइच के अंदर मैं जहां भी जाता हूं, हमारे साथी सब साथ जाते हैं, आप पूछिएगा लोगों के एक ही शब्द रहते हैं कि शिवेंद्र भाई आपके आने से कांग्रेस दिखने लगी है। और ये बात आप भी जानते हो, ये सच बात है। आप, ऐसा नहीं है कि पेपरों में दिखती है। मैं कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं हर एक व्यक्ति को कनेक्ट करूं अपने साथ। किसी के यहाँ अगर कोई समस्या है या कुछ भी है, एक भी फोन, मैं आपको बताऊं कि एक भी फोन अगर मुझे किसी ने किया कि सच सही के लिए कि मुझे भैया दरोगा को फोन कर दीजिए, इनको फोन कर दीजिए, एसडीएम को, मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति का बात नहीं डालता हूं। और किसी भी व्यक्ति को अगर 100 बार मेरी सिफारिश करनी पड़े तो मैं 100 बार सिफारिश कर देता हूं, बस वो सही व्यक्ति हो, उसका काम सही हो। और कोशिश करता हूं कि धरातल पर जा करके उस चीज को करने की भी कोशिश करता हूं। मैं फीडबैक भी लोगों से लेता हूं कि भैया मेरा काम सही है कि नहीं सही है, और चल रहे हैं। अब धीरे धीरे, मैं जिस दिन अध्यक्ष बन के आया था तो मुझे लगता था, मैं कमरे में बैठ के सोचा करता था कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। फिर धीरे धीरे जब मैं निकला तो अकेला से 2, 4, 10, फिर धीरे धीरे जो हमारे विरोध में भी कई लोग थे, वो मुझे जानते नहीं थे व्यक्तिगत। जब वो मुझे जान पाए तो आज की डेट में मुझसे कहते हैं कि हमने 30 साल से राजनीति देखी है लेकिन आप जैसा अध्यक्ष नहीं देखा। वो लोग मेरे से बोलते हैं, तो इस बात की खुशी भी होती है। और आपने भी लगातार देखा होगा कि नौजवान मेरे साथ कितने ज्यादा जुड़ रहे हैं। मैं रोज प्रतिदिन की बात में बता रहा हूं कि मैं कभी 10 लोगों की सदस्यता, कभी 12 लोगों की सदस्यता रोज करता हूं, प्रतिदिन। और एक भी व्यक्ति, एक कोई अगर वो छोटा कार्यकर्ता 18 साल का है, 17 साल का, अगर उसने भी फोन कर दिया कि भैया ये दिक्कत है, तो मैं उसका काम करता हूं। ये चीजें आपको विरासत में मिली है, आपने खुद डेवलप? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कुछ भी विरासत में नहीं मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक समय ऐसा भी था कि मैं एलएलबी कर रहा था यही संजीवनी से। इसके पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा। तो जब मैं लॉ कर रहा था तो शिकायतें असल में दुष्ट दुष्ट का मतलब कि थोड़ा शैतान प्रवृत्ति शुरुआत से रही। तो हमारे पिताजी के पास जब शिकायतें पहुंचती थी तो मेरे पिताजी जो है फीस भी जमा करने मना कर देते थे, हम फीस भी नहीं देंगे, तुम शैतानी करते हो, मैं फीस नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, मतलब फीस भी कॉलेज की। ऐसा होता था कि स्कॉलरशिप आती थी तो उसी से हम लोग फीस जमा कर देते थे। कुछ विरासत में नहीं मिला,
हाँ, लेकिन ये है कि विरासत में हमें प्यार मिला है। हमारे बाबा जी, हमारी दादी जी, हमारे माँ बाप हमको सपोर्ट करते थे, लेकिन कभी भी हाँ, और ये भी कहता हूँ कि जब मैं इधर राजनीति की तरफ जब धीरे धीरे बढ़ता था तो नाराज भी होते थे कि ये काम नहीं करना है। राजनीति की ओर झुकाव कब से हुआ और कब लगा कि राजनीति में मैं कुछ अच्छा कर सकता नहीं, मैं कर लगता तो मुझे कॉलेज टाइम से ही था हूँ? जी कि हम लोग जहां भी पढ़े थोड़ा चर्चित रहे, जी तो लगता था कि कुछ कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि छात्र संघ के चुनाव बंद थे, जी। उसके बाद जब छात्र संघ का चुनाव बहाल भी हुआ एक आध साल के लिए, तो मैं वहां से कॉलेज से मतलब कॉलेज का रह ही नहीं गया था। मैं पढ़ाई मेरी पास आउट कंप्लीट हो हो गए चुकी, वहां से। पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। उस वक्त ये था कि छोटी छोटी नेतागिरी करते रहते थे, लेकिन क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा थी नहीं तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता था। पिताजी भी मेरे नहीं लेते थे। जी जब 2020 की जब प्रधानी का चुनाव आया, तो पिताजी मेरे चुनाव बहुत ज्यादा लड़ने के इच्छुक नहीं थे। हमारे पिताजी लगातार कई बार से पिताजी माताजी प्रधान रहे, और सन 2000 के पहले, 95 के पहले ऐसी स्थिति थी कि हमारे सामने कोई, पिताजी के सामने या माताजी या बाबा के सामने कोई चुनाव भी नहीं खड़ा होता था। ये डर था या रिस्पेक्ट थी? नहीं, रिस्पेक्ट में रहा। अगर डर होता तो आज तक फिर भी प्रधान थोड़ी बने जी रहते। डर होता तो जनता कब को हमारे पिताजी को हरा करके वो, तो 20 में पिताजी हमारे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तो हम पापा से कहे कि पापा, चुनाव हम, कहिए तो हम लड़ने चुनाव। तो हमारे पिताजी ने कहा कि जो है लौट के तुम आ गए प्रधानी पे। वो कहे कि आ गए तुम, बस सारी पढ़ाई लिखाई सब करके प्रधानी करने आए हो। तो हमें बहुत डांटे, लेकिन वही कहते हैं कि ईश्वर जो चाहता है। पिताजी मेरे लड़ना नहीं चाहते थे, सीट सामान्य हुई, लोगों ने कहना शुरू किया, और कहते कहते उसी टाइम में मेरे पिताजी को कोविड हो गया। अरे और कोविड इतना ज्यादा हुआ कि लंग्स इन्फेक्शन फादर का मेरे 75% था। तो स्थिति ऐसी हुई कि हाँ, चुनाव का बागडोर मुझे ही संभालना पड़ा। माता जी पर्चा को, किसके नाम पर है? माता जी के नाम। हमारे यहाँ परंपरा रही है भैया कि हम लोग कोई भी छोटे चुनाव, जिला पंचायत या प्रधानी का कोई भी चुनाव हम लोग नहीं लड़ते हैं, अपने घर की महिला को ही लड़ाते हैं। और कोशिश करते हैं कि अच्छी मीटिंगों में, मेरी मेरी माता जी को प्रदेश के कई सारे अवार्ड मिले हैं, जिले के कई सारे अवार्ड मिले हैं, जिलाधिकारी द्वारा भी अवार्ड मिला है, सीडीओ द्वारा मिल चुका है। और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलना था, लेकिन राज्यपाल से भी मिलना था, लेकिन वो इत्तेफाक से, मतलब जिस दिन ये अवार्ड मिलना था उस दिन कोई घटना घट गई थी, तो विभाग के मंत्री ने अवार्ड दिया था। और हमारे ग्राम सभा का विद्यालय भी बहुत अच्छा है, हम लोगों ने उस पर वर्क किया है। वहां पे लाइब्रेरी से लेकर के सब चीजें हम लोगों ने प्राइवेट, मतलब सरकारी किसी खजाने से नहीं, हम लोगों ने बनाया है। तो जब मैंने बागडोर संभाली, तो पिताजी मेरे थोड़ा थोड़ा डरते थे कि ये गांव रहता नहीं था, और क्योंकि कई बार प्रधान रह चुके हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का भी डर था। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि वहां के लोगों ने हम पे इतना भरोसा किया कि चुनाव में 388 वोटों से जीता, और उतने वोट से कभी नहीं जीता गया था। जी सबसे ज्यादा मार्जिन से 302 वोट से मेरी माता जी उसके पहले का चुनाव जीती थी। उससे भी ज्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीते, 86 वोट बढ़ा दिया आपने। बढ़ गए। और अब की बार स्थिति यह है कि हो सकता है कि उससे भी ज्यादा वोट से जीता जाए चुनाव, क्योंकि हम लोगों की कनेक्टिविटी जनता से परमानेंट रही, खासकर मेरी। जी जो व्यक्ति मेरे पिताजी से नहीं कह पाता था, थोड़ा दबता था या डरता उम्र था, का लिहाज करता था। उम्र का लिहाज कर, वो हमसे जो है हर बात कहते हैं, और हम उनका काम करते हैं। अगर वो व्यक्ति हमारे पिताजी को पसंद है तो भी, नहीं पसंद है तो पिताजी के दोस्तों का, मित्रों का कितना सहयोग मिलता है? अब मिलता तो ही है। संबंध तो बनाए हुए पिताजी और बाबा जी के बहुत सारे हैं ही हैं। राजनीतिक संबंध नहीं थे, पारिवारिक संबंध। हाँ, लेकिन हमारे पिताजी भी बहुत सामाजिक रहे, तो उनके भी संबंधों का, और हमारे बाबा जी का भी नाम अच्छा खासा रहा। किसी राजनीतिक पद पे भले वो नहीं रहे, लेकिन उनका नाम अच्छा था, लोग इलाके में सामाजिक जानते थे। व्यक्ति थे। सामाजिक व्यक्ति थे, लोगों की मदद ही करते थे, तो इस वजह से उसका बेनिफिट तो हमको मिलता है आज भी, कि हम कहीं जाते हैं दूर, अपने घर से 50 किलोमीटर दूर भी गए, 60 किलोमीटर भी, तो बाबा का नाम बताते हैं कि बाबा हम उनके शीतला बकर सिंह जी के पौत्र हैं। तो लोग जो है सम्मान देते हैं। सम्मान देते हैं, और लोग उनको पहचानते भी। ऐसा नहीं है कि नहीं पहचानते। कांग्रेस ही क्यों चुना है आपने? कांग्रेस, एक समय की बात है कि नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था,
और क्योंकि मीडिया और जो दिखाता है, कहते नहीं कि आप जो चीज देखना चाहते हैं वही दिखता है। जी मेरा स्वभाव थोड़ा अलग, मैं दोनों जैसे मुझसे ये आकर के कह दें कि आप बहुत बुरे आदमी, जी तो मैं जब तक आपसे मिल नहीं लूंगा तब तक मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये मेरा स्वभाव है। किसी के लिए खुद से विचार नहीं बनाता हूँ, धारणा नहीं बनाते। धारणा नहीं रहती है कोई मेरी। तो 2014 में लगता था कि सच में क्या देश के साथ बड़ा अन्याय हुआ और मोदी जी आएंगे, सब बदलेंगे, चेंज करेंगे। तब तक हम किसी भी पार्टी में, हम आज तक किसी पार्टी में सक्रिय नहीं रहे, सिर्फ एक आम जनता की तरीके से देखते थे, वॉच करते थे। तो मीडिया में दिन भर मोदी जी को देख देख के लगता था कि ये तो बहुत अच्छे नेता है। लेकिन धीरे धीरे साल 2 साल जब बीता, तो मेरे पास जो पूर्व जिलाध्यक्ष जी है जेपी मिश्रा जी, जिन्होंने आप जानते होंगे जी बहुत जी विरोध भी किया मेरा, जी वो मेरे पास, वो मुझे फोन किए। जी और फोन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस समय कांग्रेस का बड़ा डाउनफॉल था, आदमी नहीं मिलते थे, ना किसी मीटिंग में जाना होता था, ना किसी भी जगह जाना होता था, तो मिलते नहीं थे। हम थोड़ा तेज तर्रार थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा, मैं हाँ चाचा, तो कहे, उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया और उन्होंने कहा कि जो है तुम, ऐसा है कि हम अपने चाचा के साथ जुड़ो, और जुड़ करके उस समय वो शहर अध्यक्ष शायद हुआ करते थे, या हाँ शहर अध्यक्ष के ही, नगर अध्यक्ष हाँ थे। हाँ, शहर वो, हम किस सन की बात है ये बहुत क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन हाँ शहर अध्यक्ष हुआ करते थे, ये कंफर्म। तो वो बैठे और मुझे समझाने लगे कि बेटा, कांग्रेस में भविष्य तुम्हारा है, जी एक दिन तुम जिला अध्यक्ष बनोगे। अब मैं उनकी भाषा बता रहा हूँ उनकी बात सही निकली कि तुम एक दिन जिला अध्यक्ष बनोगे और विधायक बनोगे, मंत्री बनोगे, हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन जाओ। अरे वाह ऐसा वो मुझसे बोले। जी बोला तो उन्होंने मुझे चढ़ाने के लिए कि मैं कांग्रेस में आ जाऊं, जी लेकिन उनकी एक बात तो सही हो गई। जी उन्होंने बोला मुझे इतना, हमारी शुभकामनाएं उनकी बाकी की बात भी सही हो जाए। तो उनको, उन्होंने इसलिए बोला ताकि मैं उनसे जुड़ जाऊं, जी तो उनकी टीम में एक आदमी का इजाफा हो, और मेरे पीछे भी कुछ टीम थी, जी 10 20 50 लड़के तो हम लोग रहते ही थे। तो उन्होंने मुझे जोड़ा, और फिर धीरे धीरे, जैसे मेरे पास बहुत सारी फोटोज हैं, छोटी छोटी सभाओं में, कहीं कहीं पे, कहीं किसी मोहल्ले में, कहीं किसी मोहल्ले में हम लोगों को लेके जाते थे। तो जब लेके जाते थे तब भी मैं एकदम 100% कांग्रेसी माइंडेड नहीं था, लेकिन जब वो लेके जाते थे और हम आते थे, या हम कहीं किसी मोहल्ले में जाते थे, तो जब भाजपाई जितने लड़के होते थे वो मेरा मजा लेने लगे थे। जी जब मैं किसी मोहल्ले में कोई शिविर लगा है, या कहीं मान लीजिए गुलाम अलीपुरा, या कहीं पे कहीं भी मीटिंग है कोई। कहीं मीटिंग है, तो हम गए, तो लोग जब देखते थे हमको, जानते बहराइच के सारे लड़के थे लगभग, तो जब सब देखते थे तो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहाँ नेता तुम, यहाँ कहाँ, या ऐसे ऐसे, कांग्रेस में कांग्रेस में कहाँ यार तुम ऐसे आ गए। तो लोग इतना मजा मेरा लेते थे कि वो उस मजे के कारण मैं कांग्रेसी होता चला गया। उनकी बातें सुनता था तो मुझे लगता था कि क्या कांग्रेस में होना कोई गुनाह थोड़ी है। तो उनकी बातें सुनते सुन, या उनके ताने सुनते सुनते, या उनके कमेंट्स देखते देखते, धीरे 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 मैं कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगा। फिर कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोगों के दिमाग में भर दी गई थी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, ऐसा बोलते थे। तो जब मैं पहली बार अपने प्रदेश कार्यालय में गया, तो हाँ मैंने भोलेनाथ की बड़ी सी तस्वीर देखी और बढ़िया, तो हमारा वो दिमाग तो हटा कि ये सब हिंदू झूठ विरोधी बोलते हैं, गलत बात है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, और अजय राय जी का चुनाव था बनारस, शायद अजय राय जी को नहीं याद होगी जी ये जी बात। उनका चुनाव था 2019 का, जी और मैं यहां से 7 लड़कों के साथ उनके प्रचार में गया। तो डर लगता रहता है, आपको भी पता होगा कि जब किसी बड़े बड़े नेता के पास जाते हैं तो डर लगता है जी कि उसको फोन कैसे कर दें, अब फोन करें तो हम बताएं क्या कि भैया हम कौन बोल रहे हैं। जी तो 2 दिन हम लोग वहां पे होटल होटल रुक करके और अजय राय जी के लोगों के साथ प्रचार करने जाते थे, लेकिन हम अजय राय जी से नहीं मिल पाते। तो समय बीतता गया, थोड़ा सा समय बीता, तो हमने सोचा कि जो है, एक समय ऐसा बीता कि एक वहां पे एक मिले श्रीवास्तव जी, तो उनसे हमने कहा कि अंकल अजय राय जी से मिला दीजिए। तो उन्होंने कहा यार अजय राय जी की तो आज एक जगह सभा लगी है, वहां चलो मिला दूंगा।
उस सभा में हम लोग गए तो अजय राय जी से मिले, तो अजय राय जी को मैंने देखा कि पूरे माथे पे भस्म लगा था भोलेनाथ का। तो दूसरा हमने कहा, दूसरी मिथ्या टूटी कि एक तो यार भोलेनाथ का बढ़िया मंदिर भी सजा हुआ है पीसीसी में और यहाँ भी, तो इसका मतलब ये जो न्यूज उड़ती है ये गलत, प्लांटेड न्यूज है, प्लांटेड न्यूज, ये फेक न्यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी पूरे शान के साथ, अगर वो हिंदू है तो टीका लगाते हैं, और अगर कोई हमारे मुस्लिम भाई है तो वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं। हाँ, हम कांग्रेस और भाजपा में फर्क बस इतना है कि हम कांग्रेसी अपने धर्म का सम्मान करते करते सामने वाले का भी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपना सिर्फ सम्मान दिखावे में करते हैं और सामने वाले की बेइज्जती और बदनामी करते हैं, उनको गलत बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत है और इसको मैं हमेशा गलत मानता हूं। अगर इस पर मेरे परिवार का भी कोई सदस्य कुछ बोलेगा तो मैं उसका भी विरोध करता हूं। आपकी इतनी सारी बातों सुनने के बाद मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि एक मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि यूं ही नहीं तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाके हुनर आया है। जी, बहुत अच्छी बात है, अपने सीनियर्स का सम्मान करते हैं जी, अपने मित्रों को, अपने से जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं। आपके घर में कितने जूनियर हैं? आपसे कितने छोटे भाई बहन हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ घर में जी। और हमसे छोटे भाई बहन जो है वो ट्विंस हैं, जुड़वा हैं जी। दो। एक की शादी, बहन की शादी हमने कर दी है और भाई की शादी 20 फरवरी को। आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरी भी शादी हो गई। तो घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो छोटे हो या बड़े हो, मुझे लगता है कि मेरी बात का महत्व वहां पे छोटे बड़ों में रहता है। जी। मेरे बड़े पिताजी भी जब जीवित थे, हमारे चाचा भी जीवित थे, तो वो सभी मेरे से राय जरूर लेते, अपने लड़कों से ले या ना ले। और अब जो भी था, मतलब जो भी समझते थे, या जो भी, मेरे चाचा तो जीवित थे, हमेशा कहते थे कि ये नेता बनेगा, अब किसी भी कारण से कहते थे, लेकिन वो मेरी राय बिना कोई काम वो लोग नहीं करते थे। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि छोटों जितने छोटे हैं। और अब छोटों की बात कहें तो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे घर के अंदर मेरे ताऊ जी के लड़कियां, लड़के, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे भांजे भांजी भतीजे भतीजियां हैं, उन सब का प्यार मेरे से। सिर्फ एक चाचू और एक मामा उनके हैं जिनसे उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रेम। ये कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने के बाद की बात है? नहीं, पहले से। तो ये फिर इस पे मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं जी, अगर वो हो सकता है कि अपनी माँ के पास भोजन 1.5 साल के हो गए, 1.25 साल के हो गए, माँ खिला रही है तो देते हूँ, लेकिन मेरे साथ बैठ करके अगर मैं कुछ भी खिला दूं तो बच्चे कभी फेंकते नहीं है और सब खाते हैं और हंसते हैं, खेलते हैं। आज भी हमारे दीदी का बच्चा जब भी घर आता है तो वो उतरता तो उस घर पे है, उतरने के बाद उस घर के अंदर घुसते पहले उल्टा भाग के मेरे घर पे आता है। तो हमारे घर में बच्चे जितने भी, अभी आपने जो ये अभी देखा जो झगड़ा झंझट पुलिस वाला मामला हुआ, उसमें मेरे सारे भतीजे फोन करते हैं, चाचू क्या हुआ, हम लोगों को भी धरने में ले चलिए। छोटे छोटे हैं लेकिन कोई दूरी नहीं है बच्चों में। आप मेरे घर के अगर बच्चों से पूछेंगे तो वो सब अपने पिताजी से भी अच्छा हो सकता है वो मुझे बता दें कि ये हमारे चाचू, हमारे मामा जो है वो सबसे बेस्ट है। हमारी दीदी का बेटा, बड़े पापा की बेटी का बेटा है, वो तो अपने घर पे झगड़ा कर लेता है अपने पिताजी से कि नहीं उनसे अच्छा कोई नहीं है, उनके बाद तुम हो। अरे वाह, अपने पिताजी से भी कहता है कि मेरे मामा से बात तुम हो, शिवेन मामा से। तो ये कुछ, चाहे बच्चे भाव समझते हो जो भी समझिए आप, लेकिन बच्चे हमारे से कनेक्टेड हैं, छोटे सारे। शिवेन जी एक बात बताइए, जहाँ पे आपका घर है जी, जहाँ पे आपका गांव है जी, ऐसा कहा जाता है कि वो भाजपाइयों का गढ़ है जी। आपके गांव के आसपास जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी वो भी भाजपा के, जी, ब्लॉक प्रमुख जी वो भी भाजपा के। क्या चुनौतियां आती हैं? नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जितने भी भाजपाइयों का आप नाम ले रहे हैं, ये सब कभी न कभी दूसरी पार्टियों में रहे। हाँ, कभी समाजवादी में रहे, कभी बसपा में रहे जी। तो दूसरी बात, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के हैं जी, हमारे पटीदार हैं, परिवार के हैं, बड़े हैं जी। तो अनुभव तो मैं उनसे भी ले लेता हूँ जी, अनुभव उनसे भी ले लेता हूँ। और कभी जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि उनको, अगर अपनी पार्टी में मैं इतना कैपेबल रहा कि उनको ज्वाइन करा करके उनको किसी अच्छे मुकाम पे मेरे द्वारा ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं जरूर करूंगा। मैं
बहुत सारे लोग बहुत बड़ा स्टेटमेंट है नहीं, आपका मैं ये। बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अपने प्रदेश में भी ये बात बोल रखी है, यहां भी बोल रहा हूं कि हम, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे संगठन से, कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहेगा तो मैं जरूर जोड़ूंगा, वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी ने भाजपा छोड़ी जी, और लोगों के द्वारा एक कयास लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि कांग्रेस के वो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। कर सकते हैं। आपसे संपर्क हुआ इस नहीं बारे नहीं, में? रेगुलर वो हमसे संपर्क में रहते हैं, और वो जिस दिन मैं पार्टी में बन करके आया था, मैं इस बात को भी आज आपके सामने क्लियर जी। करता हूं, और अगर हमारे चाचा जी भी देखेंगे तो हो सकता है वो भी, जब पार्टी में मैं अध्यक्ष बन के आया तो सच्चाई ये है कि उस वक्त मेरे पास, प्रथम मैं बना तो मुझे भी आइडिया नहीं था, वो जब वो लिस्ट में आपका नाम हो। लिस्ट नहीं, मुझे ये था कि मैं बनूंगा, जी यकीन था अंदर से, जी लेकिन जब कोई चीज सामने आ जाती है तो उसमें जब देखा, मैंने श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह डीसीसी प्रेसिडेंट लिखा था, तो मैंने पेन, फोन में एक पेन होता है, देखिए जी। पेन लगा होता है, जी। तो मैंने उसको पेन से ऐसे मिलाया कि ये सीधी लाइन है, कहीं डीसीसी सीसीसी तो नहीं है, दूसरे जिले का तो नहीं? नहीं नहीं, डीसीसी और सीसीसी दो बने थे, शहर अध्यक्ष। जी तो मुझे लगा कि कहीं शहर तो नहीं बना दिए, तो जी। हमने वो इस पेन को निकाला और ऐसे लाइन बनाई जी कि हाँ, नहीं नहीं, जब देखा डीसीसी कंफर्म है, जी तो मैंने सबसे पहला फोन अपने घर पे भी नहीं किया, जी मैंने पहला फोन किया जेपी मिश्रा जी को जी। कि चाचा, कहे क्या बेटा, तो हम कहे हम जिला अध्यक्ष बन गए, आप कह रहे थे कि जो है मुश्किल है, तो वो कहे अच्छा रखो अभी हम फोन कर रहे हैं। उनका रिस्पांस बहुत अच्छा, पहला पहला रिस्पांस उनका गड़बड़। दूसरा फोन मैंने अपने पिताजी को किया तो उनका फोन उठा नहीं, और तीसरा फोन हमने, दूसरा फोन इनको किया था, और तीसरा फोन मैंने किया था जो है आदर्श अग्रवाल अंकल को, जो कि शहर अध्यक्ष थे, तो उनका भी फोन नहीं उठा। और चौथा फोन जब हमने करने के लिए फोन उठाया, तब तक मैंने देखा मेरे सामने जितेंद्र प्रताप सिंह जीतू चाचा साक्षात ऐसे हाथ खोले हुए रोड के उस पार थे, और ऐसे हाथ खोले हुए आए, बस ऐसे मुझे जो है चिपका लिए और बोले कि, भावुक हो गए और बोले कि शिवेंद्र बेटा, ये पद के लिए, जिला अध्यक्ष के पद के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, और तुमको बहुत कम उम्र में मिला है, बस आगे बढ़ने की सोचो। वो बोले ये बात। तो हमने कहा कि चाचा जो है आइए कांग्रेस में, अब तो हम आ गए। तो उन्होंने मन उसी दिन से बना लिया था कि हम भाजपा छोड़ेंगे। भाजपा छोड़ेंगे, और छोड़ने का कारण भी था। जी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, हम एक सेकंड के लिए मान सकते हैं कि वो आरोप उन्होंने छोड़ने के बाद लगाए, जी। लेकिन आप भी जानते हैं भैया, और मैं भी जानता हूं, और इस जनपद का बच्चा बच्चा जानता है कि यहां इस बहराइच जिले के अंदर ईमानदार से ईमानदार विधायक बिना कमीशन के टेंडर नहीं देता है। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं एकदम, बिना कमीशन के काम नहीं होता है। किसी किसी का काम कोई संभाल रहा है, किसी का उनके पुत्र संभाल रहे हैं, किसी का उनके मौसिक लड़का संभाल रहे हैं, किसी कोई, मतलब संभाल सब रहे हैं। मतलब परिवारवाद का जो आरोप, परिवारवाद, मतलब आप सोचिए कि अशोक अनुपमा जायसवाल जी का बेटा वो ब्लॉक प्रमुख है। मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि 14 ब्लॉक के लोग उसको नहीं जानते। मैं लिख के स्टेटमेंट दे दूं कि उसको जानते नहीं आदमी, और वो ब्लॉक प्रमुख है। आप सोचिए कि पद की कितनी गरिमा हुआ करती थी। आज के 20, आज भी आप जानते होंगे तो भीखाराम अवस्थी जी पकड़पुर के प्रमुख थे, तो आज भी लोग कहते हैं कि अवस्थी जी प्रमुख थे, कहते नहीं कहते? जी जी जी। आज भी लोग कहते हैं कि अरे वो सुंदर सिंह के यहाँ प्रमुख थे, प्रमुखी थी। आज भी उतने पुराने प्रमुख को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि तब ग्रेविटी थी पद की। अब सत्ता के जो है संरक्षण में किसी को भी प्रमुख बना दीजिए आप, आपने पद का जो है लेवल घटाया। अच्छा ठीक है, चलिए मानते हैं हम भी बने जिला अध्यक्ष, तो लोगों ने कहा पद का लेवल घटा, लेकिन क्या मेरा काम देख के आपको लगता है कि पद का लेवल घटा? नहीं, साबित तो करिए कि आप उस लायक हैं। वो लोग तो साबित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पिताजी, उनकी माताजी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनको एडजस्ट कर, एस्टेब्लिश कर दें। तो उन्होंने एक भी विधायक, एक भी मतलब एक भी, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके यहाँ पे बिना परसेंटेज के ठेका बढ़ता हो,
या बिना, या उन लोगों को कहीं पे कोई, मतलब वो जनता के साथ कनेक्ट कम है, पैसे के साथ कनेक्ट ज्यादा है। खाद खाद की समस्या आप देखे होंगे कि विगत कुछ दिनों में बहराइच में लोग रो रहे थे, जी, लाठियां भी चली हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पास मेरे पार्टी के लोग फोन करते थे, कोई ब्लॉक अध्यक्ष, कोई कि भैया क्या खाद नहीं मिल पाएगा। आपको हम कैसे कैसे बताएं कि मैंने अपने हिस्से की 2-2 3-3 बोरी खाद मैंने लोगों को दी, क्योंकि हम लोग थोड़ा ठीक है, चलिए कहीं से इधर से हो गया, उधर से हो गया, संबंधों में मिल गया, तो हम लोगों ने उस संबंधों से जो खाद को बटोरा था वो हमने 2-2 3-3 बोरी लोगों को दिया कि भैया लोग काम चलाओ। ये स्थिति थी कि खाद के लिए विधायक फोन नहीं उठाते थे। आप इतना समझिए। तो जीतू चाचा ने जो भी आरोप लगाए हैं, वो आरोप हो सकता है कि गलत टाइम पे लगाए हो, छोड़ते टाइम पे लगाए हो, और ये आरोप वो पार्टी के अंदर रहते हुए लगाते तो हो सकता है और भी अच्छा होता, लेकिन जो आरोप थे वो सच, उसमें कोई झूठ नहीं है, एकदम फैक्ट है। अगर इसकी जांच हो जाए निष्पक्ष तो ये सबके सब फंस जाएंगे। परिवारवाद किसमें है? कांग्रेस में ज्यादा है, सपा में ज्यादा है, या भाजपा में ज्यादा है? इस बात पे तो बहुत मजेदार बात है जी, कि अमित शाह अपने बेटे को, जी, जिसको ना बोलने की तमीज है, ना ऐसे उसकी प्रेजेंस से, जय शाह की प्रेजेंस से आप सच बताइएगा कि कुछ आपको झलकता है कि वो किसी भी काबिल है, लेकिन उनको क्या बना दिया जाता है? आईसीसी प्रेसिडेंट है। तो ये परिवारवाद है कि नहीं है? भाई अनुराग ठाकुर जी का उदाहरण ले लीजिए, उनका, अरे सॉरी क्या नाम है इनका, अरे राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी का उदाहरण ले लीजिए। आप परिवारवाद की बात अगर करते हैं तो या हमारे मंडल में ब्रिजभूषण सिंह जी का वो ले लीजिए, उनके बेटे करण भूषण, टिकट तो उन्हीं को मिला ना। अगर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत थी तो उनके लड़के को हटा के किसी टिकट दे देते। मैं उनके विरोध में नहीं कह रहा हूं कुछ, कि करण भाई भी एकदम यंग है, हमें उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन बात यह है कि किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में आप अपने जिले से ले लीजिए, कोई विधायक आप ऐसा बताइए जो अपने लड़के को सेट करने में न लगा हो। अपने लड़के को सेट करने के लिए दुनिया का हर माँ बाप लगता है, लगता है जी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, लेकिन राजनीति में ही, राजनीति को लूट का अड्डा बनाने में हर माँ बाप नहीं लगता है। मेरे फादर, मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरे पिताजी छोटी ही राजनीति के प्रधान ही थे, लेकिन आप यकीन मानिएगा, कसम से मुझे कहते रहते थे कभी अपने फायदे के लिए किसी का पैर मत छू लेना। देखिए, परिवारवाद, शिवन भाई, मैं अपना एक स्टैंड बताऊं। परिवारवाद, मान लीजिए कि मैं विधायक हूँ, एक सेकंड के लिए मैं अपने लड़के को विधायकी का टिकट दिलवाऊं, वो विधायकी जीत जाए, ये उसका एक अपना वो चीज है। लेकिन मैं विधायक हूँ, मेरा लड़का कुछ नहीं है, लेकिन वो एक विधायक की कुर्सी में बैठ के अधिकारियों को फोन कर रहा है, मेरे समझ से ये परिवारवाद है। हाँ, तो चुनाव लड़ना परिवारवाद नहीं। हम कह रहे कैपेबिलिटी हो तो जरूर, बिल्कुल कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। अरे परिवारवाद अगर राहुल जी के अंदर कैपेबिलिटी है तो आज संभाल रहे हैं। अगर कैपेबिलिटी ना होती तो ध्वस्त हो जाती पार्टी। बिल्कुल भाई, धीरे धीरे जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, उनको लोगों ने चीट किया, धोखा दिया, बड़े से, चाहे हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के जितिन प्रसाद जी से लेकर के, हिंदुस्तान के जिनको बड़ा बड़ा नेता, अगर कांग्रेस, दिनेश प्रताप सिंह जो झंडा दिखा रहे थे 2 दिन पहले, इन लोगों को, जिसको राजनीति में चलने का अवसर दिया कांग्रेस पार्टी ने, वो छोड़ के चले गए। और उसके बाद हमें, आपको क्या लगता है, मुझे भी बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं कि भैया जब मौका मिलेगा तो पार्टी छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूं कि मैं मरते दम तक सोचता हूं कि मैं कभी भी मर भी जाऊंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक छोटे से आदमी को, जो किसान के घर में पैदा हुआ, उसको जो है उन्होंने इतना बड़ा पद दिया, जिले जैसा। मतलब आप सोचिए कि मुझे लगता है जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से लेकर के आज तक इतने कम उम्र आदमी को उन्होंने जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। किसी भी पार्टी का इतना कम उम्र का जिलाध्यक्ष नहीं है। एक आखिरी सवाल ये कि भी हाल ही में आपके गांव के पास एक विवाद हुआ, बड़ा चर्चित रहा। एसओ साहब से आपकी कुछ तनातनी हुई, उन्होंने आपसे अभद्रता की, आपने भी 2 दिन पहले डीएम साहब के यहाँ ऑफिस पे उनके धरना वगैरह किया।
आपको क्या लगता है कि वो जो भी था प्रकरण, पहले बात तो उस पूरे प्रकरण को बताइए कि वो था क्या और उसमें भाजपा का क्या रोल था, और आपके साथ जो उभरता हुई, क्या वो जानबूझ के की गई, पहले से प्लानिंग थी या अचानक हो गई? अब इस बात को बताने के पहले एक बात आपको बताते हैं। जी ये मेरे फोन में जी उसी दिन से, जब से लोगों को, जनता को पता लगा जी कि ये स्थिति है जी कि भैया ने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से मेरे पास, मतलब मुझे लगता है 5 से 6 हजार मैसेज आए होंगे, इतने ही फोन भी आए होंगे। इसमें 15-20 मैसेज ऐसे आए जो लोग पीड़ित थे। मैं अभी आपको दिखाता हूं। एक लड़का है रवि प्रताप सिंह, ये ये देखिए, ये जी। फोटो देखिए, और ये उसकी बहन है और इसका कान है कटा ना, इसका कान कटा हुआ है और इसके इस वो जो लड़का है उसका मुंह फोड़ दिया जाता है मार करके। ये अपने बहराइच की बात है? बहराइच की, मेरे हुजूरपुर ब्लॉक, वही रानीपुर थाने की बात है। ये देख लीजिए, मैं मीडिया को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस बच्ची का जो है वो कान काट के हटा दिया जाता है, मतलब पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा नहीं, मतलब पारिवारिक मतलब हाँ, चाचा से जी, झगड़ा होता है। जी। उसके बाद ये लड़का जब थाने में जाता है तो इसको पुलिस एसओ साहब माँ बहन की गाली देके भगाते हैं। और आज तक इस प्रकरण को महीनों बीत गए, आज तक एक इस लड़की के खिलाफ से एफआईआर नहीं लिखा है। उसकी तरफ से, जो आदमी ने मारा था उसकी तरफ से एफआईआर लिखी गई है। इन लोगों को प्रताड़ित किया गया है, इनके घर पे आया गया, इनके घर के अंदर घुसा गया है, मतलब बिना महिला पुलिस के इनके घर के अंदर घुस गया है, औरतों को गाली दी गई है। इस तरीके का पुलिस प्रशासन, ऐसे और भी मैसेजेस हैं। अच्छा, एक महिला के साथ इतना मतलब जो है अन्याय हो रहा है, और विधायिका जी अपनी महिला इस लड़की ने विधायक से लेकर के और एसपी तक को सूचित किया था इस बात के लिए। इस लड़की का कहना था कि मैं एसपी साहब के यहाँ गई थी और मुझे बाहर से एक महिला ही सिपाही ने मुझे बाहर से भेज दिया कि आपका हम लेटर अंदर दे देंगे, आप जो है चली जाइए वापस। ये स्थिति है पुलिस प्रशासन की बहराइच के अंदर। और अब आते हैं विवाद पे। ये एक मामला है। दूसरा, मेरे पास एक 13-14 मिनट की एक रिकॉर्डिंग है जो किसी व्यक्ति ने करके रखी हुई है। ठीक, वो रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी है ना। वो रिकॉर्डिंग ऐसी है कि उसको जब आप अभी फोन रखेंगे, जब ये हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा तो हम आपको उस रिकॉर्डिंग को सुनाएंगे। एक लड़का है जो चोरी की बाइक चलाता था। उस लड़के ने, भैया शिवाजी भैया, उस लड़के ने 1 लाख रुपए की बाइक को 16,000 रुपए में खरीदा था, क्योंकि वो चोरी की बाइक थी। तो वो खरीदा तो भी वो चोर हुआ, खैर उस बात पे नहीं जाते हैं। वो उस बाइक को वो लड़का लेकर के बहराइच की तरफ आ रहा था और रिसिया के आसपास की वो बाइक थी। तो बहराइच जो पहुंचता है, और बहराइच में कानूनगो पूरा एक चौकी है, कुमार टाकीज के पास। कुमार टाकीज के पास। वहां पे चौकी इंचार्ज उस बाइक को धर लेता है। पता लग जाता है कि चोरी की बाइक है, वो बाइक जमा हो जाती है। लड़का इत्तेफाक से भागने में सफल हो जाता है बाइक छोड़ के। लेकिन जब वो भागता है तो उसकी फोटो जो है पुलिस के पास आ जाती है। इस विषय पे वो भाग के जाता है भारतीय जनता पार्टी में, विधायक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी के पास जाता है। तो विधायक जी से कहते हैं कि भैया, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, ऐसा झूठ मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं हर चीज का प्रूफ है। तो वो लड़का कहता है कि भैया हमको बचा लीजिए, पैरों और छूता है, पकड़ता है। तो कहते हैं क्या हो गया? तो बताता है कि हम बाइक खरीदे थे, ऐसे चोरी की। तो उन्होंने कहा देखो दरोगा ऐसे तो मानेगा नहीं, उसको कुछ बिना दिए मामला बनेगा नहीं, एक तो तुम्हारा काम भी गलत है। तो तुम एक काम करो, 20,000 की व्यवस्था करो, मैं काम करता हूँ। विधायक जी सुनते जाइए। विधायक जी ने कहा, आप सामने सामने कोई परमानेंट रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, लेकिन एकदम सत्य बात आपको बता रहा हूं। तो 20,000 विधायक जी को उस लड़के ने 20,000 रुपए की व्यवस्था करके दिया 1 घंटे के अंदर। तो विधायक जी गए, ये सब बात हुआ दरोगा से, भाई जाहिर सी बात है फोन नहीं कर सकते। तो विधायक जी जो थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा कि जाओ इसकी बाइक जो है छुड़वा के लाओ। वो बाइक ना छुड़वा के लाओ, मतलब इसको बचा के लाओ। वो पहुंचे तो दरोगा भाई, जब सबको पता है कि पैसा ही चल रहा है,
तो सब बेअंदाज है। तो दरोगा ने कहा कि आप लिख करके विधायक जी से ले आइए कि इस चोरी की बाइक वाले आदमी को छोड़ना है तो मैं छोड़ दूंगा। दरोगा ने बोला। तो उन्होंने ऑफर दिया कि भैया कुछ ले दे करके काम चला लो। तो दरोगा ने मांगा 20,000 रुपए। अब विधायक जी 20,000 लिए थे और 20 उसने मांग लिया। वो 20 से कम पे तैयार नहीं हुआ कि भैया इससे कम पे तैयार नहीं हुआ। तो वो चले आए घर। फिर उस लड़के को बुलाए और उन्होंने कहा कि यार बेटा दिक्कत एक बात की है। तो उसने कहा कि क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि वो दिक्कत ये है कि वो 50,000 से कम पे चौकी इंचार्ज मान नहीं रहा है बेटा, और दिक्कत बहुत है, तुम जेल चले जाओगे, गिरोह में चले जाओगे और फंस जाओगे और ये है वो। तो उस लड़के ने 30,000 रुपए की व्यवस्था और की, जिसमें से 20,000 रुपए उसने 10% ब्याज पे लिया और फिर उसने विधायक जी को दिया। और फिर विधायक जी ने 20,000 रुपए चौकी इंचार्ज को दिया। फिर चौकी इंचार्ज ने उसी जुर्म में दूसरे को जेल भेजा, मोटरसाइकिल की चोरी में। अब आप सोचिए कि इस बात को, ये बात कितना गलत है, ये कितनी गलत बात है। ये तो बहुत गलत बात हो अब गई। आप सोचिए कि ये विधायक यहाँ का, ये मतलब ये अपने जिले विधायकों के के प्रतिनिधियों का ये हाल है कि वो इस तरीके की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। अब ये मामला तो है, जब आपका ये रिलीज होगा वीडियो जी। तो बहुत सारे जिसने किया होगा वो समझ जाएगा कि ये मोटरसाइकिल का प्रकरण किसने किया था। लेकिन आप बात समझिए कि इस जिले के अंदर और इस प्रदेश के अंदर पुलिस का बहुत बड़ा आतंक चल रहा है। पुलिस लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रही है, ठेले वालों से लेकर के जो रेडी वाले हैं सबसे पुलिस पैसा वसूलती है। लेकिन इतना निरंकुश शासन है कि कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उस दिन की बात है कि एक पंचायत बैठी हुई थी और उस पंचायत में ये बात हुई कि एक हम लोग जो है एक गुमटी वाला प्रकरण। हाँ, दुकान को रखने का प्रकरण था जी। उसमें सब लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि पुलिस उसमें पैसा पाई हुई थी। पुलिस को उस पक्ष का जो है दुकान रखवाना था, बस इसीलिए पुलिस परेशान थी। और इसी विवाद पे जिसकी दुकान हटाई गई थी उस व्यक्ति को एसओ साहब ने बदतमीजी से कहा कि तुमको साले ठीक कर दूंगा। वहां पे जनप्रतिनिधि खड़े हुए थे, अशोक जायसवाल जी खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े थे। उन्होंने जब वहां कोई विरोध नहीं किया तब मुझे बोलना पड़ा कि आप ठीक करके दिखाइए। मैंने कहा आप ठीक करिए। यहीं से विवाद शुरू हुआ और उसने लगातार मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। एसओ जो आपसे बदतमीजी कर रहा था, क्या एसओ को कोई संरक्षण प्राप्त है कि मैं चाहे जो अगर संरक्षण नहीं प्राप्त है तो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन सुधा टेकलीवाल जी हैं, उनके पति देव श्यामकरण टेकलीवाल पूर्व जिलाध्यक्ष थे। पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामकरण टेकलीवाल जी के साथ उस व्यक्ति ने बदतमीजी की जिसकी शिकायत उन्होंने की। भाजपा के नेता प्रशांत मिश्रा कुशल के साथ उसने बदतमीजी की जिसके लिए उनको धरने पे बैठना पड़ा। इसने पयागपुर या कहीं पे थे, इन्होंने वहां बदतमीजी की। इन्होंने तो कम से कम इस जिले के 10 नेताओं के साथ बदतमीजी कर चुके हैं ये एसओ साहब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा माहौल बना कि हमने, जब उन्होंने बदतमीजी करना शुरू किया तो मैंने उसका विरोध किया। अब रही बात जांच की कि पुलिस कह रही है कि मैं जांच पुलिस जांच कर रही है, ये कर रही है। अरे जांच, जब एक वीडियो वायरल हो गया उसमें वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं तुझे 20 जूते मारूंगा, तेरी औकात याद दिला दूंगा, तेरी ठकुराई तुम्हारे अंदर खोस दूंगा, ऐसे वो वर्ड्स बोल रहा है, गाली दे रहा है मां बहन की। उसके बाद भी अगर प्रशासन जांच, साक्षात जो चीज दिख रही है उसके बाद भी वो जांच अभी तक नहीं कर पाया है 6 दिनों में, तो मुझे लगता है ये उससे भी बड़ा फेल्योर है। अगर एसओ के निलंबन की मांग रखी है आप लोगों ने, अगर अगले 2-3 दिन में उसका निलंबन नहीं होता तो आप लोग का? नहीं, हमने आज तक का टाइम रखा था। मैंने एसपी साहब को मैं बड़ा सम्मान करता था। मैं सोचता था कि वो जो है शायद मेरी बात को समझेंगे, मेरे आत्मसम्मान को समझेंगे, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो इनको तो मैं निलंबित ये होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। इस पे इतने बड़े कारनामे होंगे कि उसके बाद पुलिस को हटाना पड़ेगा और फिर पुलिस को के ऊपर से लोगों का और भरोसा उठेगा।
ये किसी भी चीज को इतना ज्यादा तूल दे रहे हैं कि वो ये खुद उसमें परेशान होंगे। मैं परेशान होने वाला नहीं हूं, मैं लड़ने वाला आदमी हूं। मुझे किसी भी चीज से डराया नहीं जा सकता। कुछ मैं लेके तो आया नहीं था और ना लेके जाऊंगा। तुम मेरा बर्बाद करोगे, बर्बाद करो, बर्बाद करोगे। जनता, लोग ये तो देख रहे हैं ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं। आप जितनी बदतमीजी मेरे साथ करोगे उतनी करेंगे। शिवेंद्र सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, मैं तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात सच है कि आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में एक नई ऊर्जा तो आई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, और एक बेहतर भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।